हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आज जीके का प्राचीन इतिहास भाग 2 मैं करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं घर चला गया था, इसी कारण से आप लोगों का वीडियो में ब्रेक हो गया। अब कंटिन्यू आपका वीडियो हमेशा रहेगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट किया जाता है। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है अशोक कनिष्क जो था, कश्मीर का राजा, कुंडलवन का, ये राजा कहाँ का था? कश्मीर का था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी कुंडलवन कश्मीर में। और इसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में ही शक संवत, नाम पढ़े होंगे आप। ठीक है, शक संवत ये प्रचलन प्रारंभ हुआ था। और इसकी खासियत है कि कनिष्क के ही दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जो राजवैद्य थे कनिष्क के। इसका नाम था चरक। नाम सुने होंगे आप लोग। तो चरक ये व्यक्ति था, इसने लिखी थी चरक संहिता। तो यहाँ पर दिया गया है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो याद रखना आप लोग। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इन्होंने पहली ईस्वी में, ठीक है, पहली ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत करवाई थी। ये भी बात आप याद रखना। ये राजा कश्मीर का था, कुंडलवन का। और राजा कनिष्क के ही ऊपर, इनके खजाने के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, जिसका मूवी का नाम है द रियल जैकपॉट। द रियल जैकपॉट। दोस्तों, आप लोग अगर देखना चाहें तो इनके बारे में सबसे ज़्यादा गहराई से इस मूवी में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगला दिया गया है, भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो महान सिल्क मार्ग जो है, रेशम का रास्ता। ठीक है, सिल्क मार्ग मतलब रेशम का रास्ता, इन्हीं कनिष्क ने ही प्रारंभ करवाया था। अगला है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो सातवाहन वंशी थे कुछ शासक, उन्होंने, ठीक है, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री, ठीक है, गांव दान में देने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण है। तो गांधार कला। ठीक है, तो गांधार कला के कारण जो ड्राइंग, जो पेंटिंग होती है, तो इस गांधार कला के अंतर्गत कुछ ड्राइंग आती है, तो इसी के कारण तक्षशिला का जो स्थल है, ठीक है, ये फेमस हो गया। और दोस्तों, मैं बता दूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय ये बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके गुरुकुल के कुलगुरु थे जो चाणक्य नाम है। ठीक है, और यहाँ पर संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट, अगला है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। यूनानियों ने। अगला है, भारत और यूनानी कला के अभिरक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है। तो गांधार कला शैली थी ये दोस्तों। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो गांधार में, यूनानी रोमन कला को गांधार में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, चरक। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, चरक ने एक चरक संहिता लिखी थी, और ये किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। ठीक है, तो इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जो कि मेडिकल साइंस या फिर मतलब एक तरीके से कहेंगे मेडिकल पर आधारित है। आगे लिखेंगे, नहीं सॉरी, आगे हैं, वह है महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो यही था कनिष्क। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और इसके शासनकाल में कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, पहली शताब्दी ईस्वी में। अगला है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, तो राजराज प्रथम था। इसने जब श्रीलंका को जीता था, तो श्रीलंका का नाम मुमांडी चोल मंडलम रख दिया था। ठीक है, मुमांडी चोल मंडलम। तो याद रखना दोस्तों, मुमांडी चोल मंडलम इसका श्रीलंका का प्राचीन नाम था। तो इसने, राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीत लिया था, और इसने मुमांडी चोल मंडलम श्रीलंका का नया नाम कर दिया था। अगला है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में पहले
किसके यहाँ काम किया? तो सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के यहाँ काम किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सब थे ना, इन्हीं के यहाँ। अगला है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो हिंदू यूनानी लोग थे इन्होंने, ठीक है। अगला है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था? अभी ऊपर को बता गए हैं हम आपको, ठीक है। शक संवत जो है ये किसने प्रारंभ किया था? शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था, और 78 ईस्वी में। अगला है, चित्रकला में गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म थे इसके दो संप्रदाय थे, एक हीनयान था, एक महायान था, ठीक है। तो महायान संप्रदाय जो है गांधार शैली का सूत्रपात किया गया है इसके अंतर्गत। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? अभी ऊपर नाम हो चुका है, कनिष्क ने प्रारंभ किया था, कश्मीर का राजा कुंडलवन का था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में, ठीक है, पर्दा यवनिका, ठीक है, का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। रंगमंच मतलब होता है जो डांस वगैरह ये सब होता है, तो इसमें, ठीक है, डांस है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह है, या फिर कोई भी मतलब जो नौटंकी और ये रामायण वगैरह होती है, महाभारत, और ये होता है आपका रामचरितमानस का जो पाठ होता है, ठीक है, रामलीला जिसको कहते हैं, तो इनमें सभी में आगे पर्दा लगाया जाता है। तो उसी की बात कर रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था सबसे पहले। अगला है, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक थे? तो शक एवं कुषाण, ठीक है, एक शक और कुषाण, ये लोग गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक थे। अगला है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में विकसित हुई थी, क्योंकि राजा जो कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क था, इसी के शासन काल में ये प्रचलित हुई थी। अगला फिर से आ गया, चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? तो डॉक्टर थे ये, ठीक है, और ये मतलब घास फूस से अपनी दवा करते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे ये। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष। शायद नाम आप लोगों ने ये सुना होगा, ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र दोनों नाम, ठीक है। अगला है, तो इनके शासनकाल में ये प्रमुख साहित्यकार थे। अगला है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में, ठीक है, पनपी थी? तो अभी ऊपर हो चुका है ये, कनिष्क। अगला, चौथा बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। इसका वर्तमान नाम पेशावर है, ठीक है, पेशावर जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया है। तो अगला है, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक या आयुर्वेद थे? तो कनिष्क के, अभी ऊपर हो चुका है। अगला है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय का किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला के नाम से ये जाना जाता है। अगला है, गंधर्व कला या गांधार कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? तो रोमन ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है ये, क्योंकि गांधार जो गंधर्व है या गांधार कला है, ठीक है, इसका विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, और कनिष्क बौद्ध धर्मी था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में। जब कुषाण शासक राजा कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, इसने क्या किया कि उसी सन, ठीक है, उसी समय, तो 78 ईस्वी में ही एक संवत चलाया जिसको शक संवत के नाम से जाना गया, जो मतलब भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, और इसी के आधार पर हमारा कैलेंडर भी चलता है। विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ 57 में, ठीक है। तो सन और संवत जो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, सन और संवत में कितने का अंतर है, तो ये विक्रमी संवत होता है। इस संवत के आधार पर कैलेंडर चलता है, विक्रमी संवत के आधार पर। इसमें सन और संवत में 57 का डिफरेंस होता है। अगला, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला लिखा है, मिलिंद पान्नो, ये पाली भाषा का एक ग्रंथ है, याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछने के लायक है और पूछा भी गया है कई बार। मिलिंद पान्नो, पाली भाषा, ठीक है, और पाली जो थी बौद्ध धर्म की भाषा थी। अगला है, हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ, ठीक है, संबंधित है
तो वसुदेव से संबंधित था, ये याद रखेंगे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट अगला है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, ठीक है, यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित हुआ, ठीक है, वास्तुकला, जो ड्राइंग वगैरह ये सब, और भवन निर्माण, ये सब वास्तुकला के अंतर्गत आता है, भवन निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क के समकालीन थे तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक, तो भारतीय यूनानी थे। किस वंश के शासकों ने अग्रहार, ठीक है, अग्रहार की, तो कर मुक्त दान, ठीक, ग्राम दान में देने का जो प्रचलन है ये सातवाहनों ने चालू किया था, ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, याद रखना दोस्तों, सिल्क मार्ग जो है ये किसने बनवाया था या प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। अगला है, कला की गांधार शैली किस समय फली फूली या विकसित हुई? तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, गांधार शैली जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण होती है उसे गांधार कला शैली कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है जो कला शैली किससे, भारतीय और ग्रीक दोनों का जिसमें मिश्रण होता है उसको गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शक संवत का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिय शब्द घोतक है, तो काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों याद रखना, काली मिर्च जो है यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। काली मिर्च के लिए केरल फेमस है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में अनियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाण शासकों ने अनियमित रूप से सोने के सिक्के प्रचलन में लाए थे। अगला है, कालिदास किसके राज कवि थे? तो याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता था। और ये गुप्त शासक, मतलब गुप्त शासक थे या गुप्त वंशी थे। अगला है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। तो याद रखना, मुद्रा राक्षस एक अमात्य था जो घनानंद का राज दरबारी था और इसके हाथ में बहुत अधिक ही पावर था, ये जिसको चाहे जो चाहे करवा सकता था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, मुद्रा राक्षस एक अमात्य था और घनानंद के दरबार में ये रहता था, ठीक है। और मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त जो थे वो फ्रेंड थे। तो इन्होंने, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस के ऊपर एक लेख लिखा जिसको कहा जाता है क्या, जीवनी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जीवनी लिखा था। अगला लिखा है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ठीक है। अगला है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो गुप्त शासन, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सब थे ना, इनके शासनकाल के समय में आर्यभट्ट ऐसे व्यक्ति थे जो एक खगोल विज्ञानी थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऊपर भी बता गए हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखना, स्कंदगुप्त थे, ये भी गुप्त वंशी राजा थे, ठीक है। तो गुप्त वंश में ये भी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखना, ये वही समुद्रगुप्त हैं जिसके सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई तस्वीर छपी हुई मिलती है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ये भी गुप्त वंशीय शासक थे, ठीक है दोस्तों। याद रखना, समुद्रगुप्त जो थे ये संगीत प्रेमी थे और इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई तस्वीर इनकी मिली है। अगला है, वह शासक कौन सा है जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी बता गए हैं। अगला है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में किया? तो अब दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो धन्वंतरि थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। और कनिष्क के दरबार में कौन थे? चरक थे, ठीक है। नेक्स्ट है,
अगला दिया गया है फाहियान ने भारत की यात्रा किस काल में, ठीक है, किया था। तो गुप्त काल में ये फाहियान भारत में आया था। आर्यभट्ट और बारहमेर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। आर्यभट्ट और बारहमेर दोनों के दोनों वैज्ञानिक थे और ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद, तो जयदेव द्वारा लिखा गया ये गीत गोविंद, ये भी दोस्तों कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि जयदेव ने किस ग्रंथ की रचना की, तो गीत गोविंद इन्होंने लिखा था। अगला है ऋतुसंहार के लेखक कौन से हैं, तो कालिदास हैं। तो याद रखना कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम और मेघदूतम और है, हाँ, ये दोनों रचनाएं भी इन्हीं की कालिदास की हैं और ऋतुसंहार भी कालिदास की है। तो दोस्तों याद रखना अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। अगला है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था। तो याद रखना अभी गुप्त शासक जो आपको बता गए हैं ये गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। तो वेनसांग, फाहियान ये सभी गुप्त शासन काल के दौरान आए थे। अगला है मृच्छकटिकम, तो शूद्रक के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। मृच्छकटिकम ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की ये रचना है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, समुद्रगुप्त को, अभी ऊपर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा, तो भवभूति इसके लेखक हैं। तो याद रखना दोस्तों भवभूति इसके लेखक हैं उत्तर रामचरित के, ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के वैद्य, ठीक है। चिकित्सा का भागवत, इसको भगवान, चिकित्सा का भगवान कहा जाता है आयुर्वेद के वैद्य, ठीक है। तो धन्वंतरी को कहा जाता है चिकित्सा के भगवान। अगला है आपका गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त था। याद रखना गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था ये, ठीक है। भारतीय प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था ये, याद रखना। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था, तो समुद्रगुप्त का ये राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं यहाँ। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा है, तो समुद्रगुप्त है। गीत गोविंद भी हो गया है, जयदेव ने लिखा है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, अभी ये मैंने ऊपर आपको बताया है कि प्राचीन सिक्कों में जो बीड़ा बजाती हुई तस्वीर जो मिली है ये किसकी थी, समुद्रगुप्त की थी। अगला भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे आप लोग। अगला है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। ये भी क्वेश्चन ऊपर अभी हो चुका है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये हमारा कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर नंबर भी हमारा दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर संपर्क करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैंने एक बुक भी लिखी है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये बुक हमारी कोचिंग से या फिर अमेजन से सीधे ही प्राप्त की जा सकती है। और इस बुक में इतना कवरेज दिया गया है कि दोस्तों एक ही बुक के सहारे आप UPPCL का TG2 का एग्ज़ाम या कोई भी मेट्रो वगैरह ये सभी एग्ज़ाम जिसमें इलेक्ट्रिकल का पोर्शन आ रहा है, इलेक्ट्रिकल आपका 100% श्योरली निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। थैंक यू।